आपकी किताब का पहला चैप्टर है संबंध और फलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जनरली एक क्वेश्चन 6 नंबर का, कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। यूपी बोर्ड की किताबों में तो 8 नंबर तक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ये चैप्टर 2 अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, एक संबंध और दूसरा फलन। हम बारी बारी से इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग है इसका संबंध। ये शब्द सुनते ही कोई भी बच्चा हो उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। संबंध यानी कि चाचा, मामा, ताऊ, भाई, बहन, ये सब संबंध हैं जो हमको दैनिक जीवन में अपने आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ गणितीय संबंध हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। गणितीय संबंध का मतलब 3 + 4 = 7, 2 × 3 = 6, 4 ÷ 2 = 2। ये सारे संबंध गणितीय संबंध हैं। और देखिए 3 छोटा है 5 से, 7 बराबर है 7 से, इस तरीके के जितने भी संबंध निकलते हैं ये सब गणितीय संबंध हैं। इनमें जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, छोटा या बड़ा या बराबर, ये सारे के सारे गणितीय संबंध कहे जाते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स में हम लोग इन्हीं गणितीय संबंधों पर बात करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें हमारे दैनिक जीवन के संबंध यानी कि चाचा, मामा, ताऊ, भाई, बहन, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। संबंध का एक पार्ट कक्षा 11 में आप लोग पढ़ के आए हो। यहां पर हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। कक्षा 11 में जब हम लोगों ने संबंध पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने 2 समुच्चयों की बात करी थी। अगर कोई समुच्चय ए हो और दूसरा कोई समुच्चय बी हो और इनका कार्तीय गुणन निकाला जाए, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो इससे मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा। सपोज, और वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता है, x, y, जहां पे x a का अवयव है तथा y b का अवयव है। ये हमें इनका कार्तीय गुणन प्राप्त होता है। अब क्लास 11 में जब हम संबंध की बात करते थे तो वहां पे संबंध इनमें से कोई इसका अवयव होता था। यानी कि अगर मैं मान लूं कि संबंध R है तो ये संबंध उप समुच्चय होता है या बराबर होता था A × B का। लेकिन कक्षा 12 में जब हम संबंध पढ़ते हैं तो इन संबंध को पढ़ने के बजाय यहां पे हम लोग पढ़ते हैं द्विआधारी संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। इसमें क्या है, द्विआधारी संबंध ऐसे संबंध कहे जाते हैं जहां पर ये दूसरा वाला जो समुच्चय B है इसकी जगह पर भी वही समुच्चय आया हो, यानी कि A समुच्चय ही आया हो। अगर कोई संबंध समुच्चय A से समुच्चय A में परिभाषित हो तो ऐसे संबंधों को द्विआधारी संबंध कहा जाता है। यानी यहां पे जो संबंध R परिभाषित होगा ये उप समुच्चय होगा या बराबर होगा A × A के। अगर इसको एलिमेंट की भाषा में यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं R = XY, जहां पे X A का अवयव है और साथ में Y भी A का अवयव है। ये इस तरीके के जितने भी संबंध होते हैं वो सारे के सारे द्विआधारी संबंध कहे जाते हैं। यहां पे एक प्रश्न उठता है, चूंकि हम लोग द्विआधारी संबंध पढ़ रहे हैं, बहुविकल्पीय में कभी कभी पूछ लिया जाता है द्विआधारी संबंधों की संख्या कितनी होती है। तो जब द्विआधारी संबंधों की संख्या हमको निकालना हो तो ये बराबर होता है 2 टू दी पावर, यानी इसकी घात में हमें इसके एलिमेंट लिख देने होते हैं। अगर मैं इसमें एलिमेंट मान लूं तो ये 2 की पावर n² होगा।
इससे जितने भी संबंध मिलेंगे वो सारे के सारे द्विआधारी संबंध मिलेंगे। अब हमको जो पढ़ना है वो है द्विआधारी संबंधों का प्रकार, कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में इसके प्रकार से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो 8 नंबर का यूपी बोर्ड में और 6 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में होता है। सबसे पहला प्रकार है द्विआधारी संबंध का स्वतुल्य संबंध। नाम से ही पता चल जाता है, स्वतुल्य का मतलब स्वयं से संबंध है। इसको परिभाषा के रूप में अगर हम बोलें तो समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार हो जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं से जुड़ा हो, स्वयं से जुड़ा हो, तो संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। इसी बात को अगर गणितीय भाषा में लिखा जाएगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, संबंध आर स्वतुल्य है यदि x, x अवयव है r का, जहां x a से a का अवयव है। जब इस कंडीशन को हम लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि संबंध r स्वतुल्य है। इसके कुछ हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कब संबंध स्वतुल्य होता है। अगर मान लीजिए कोई समुच्चय A है जिसमें 1, 2, 3 और 4 ये इसके अवयव हैं, तो अगर अब हम इस A के समुच्चयों पर कोई संबंध R लेते हैं तो ये स्वतुल्य तभी होगा जब इसका प्रत्येक अवयव उसी से संबंधित हो। यानी अगर मैं इसमें से 1 लूं तो ये 1, 1 से संबंधित हो, मैं 2 लूं तो ये 2, 2 से संबंधित हो, मैं 3 लूं तो 3, 3 से संबंधित हो। यानी कि ये संबंध स्वतुल्य तभी होगा जब इसके अवयव 1, 1 होंगे, 2, 2 होंगे, 3, 3 होंगे, 4, 4 होंगे। अब ये संबंध स्वतुल्य है। अभी इसमें 5, 5 आ जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि समुच्चय A में 5 नहीं है। अभी इसमें कुछ कम हो जाए, कम होने का मतलब 4, 4 ना हो या 3, 3 ना हो, तो भी ये स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। मतलब एक भी इसमें का छूटना नहीं चाहिए। और खास चीज इसमें क्या है कि इस परिभाषा ने कहीं पर यह भी नहीं बताया है कि प्रत्येक अवयव के अलावा कुछ और भी नहीं हो सकता। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। मतलब कोई संबंध स्वतुल्य होगा कि उसके सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित मिल जाएं। इसके अलावा अगर इसी समुच्चय से कुछ और भी आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं एक संबंध कोई लिख रहा हूं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो गए। अब इसके अलावा अगर इसी में 1, 2 भी आ जाए तो 1 और 2 ये स्वयं से संबंधित नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से संबंधित अवयव भी इसमें मौजूद है और 2 से संबंधित अवयव भी इसमें मौजूद है। मतलब इसके जितने भी अवयव थे सब खुद से संबंधित हैं। तो इसमें अगर कुछ ज्यादा आ भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। बस फर्क मुझे कब पड़ेगा कि इसके अवयव में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी कम हो गया तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। स्वतुल्य संबंधों के कुछ दैनिक जीवन में भी उदाहरण मिलते हैं, गणित में भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे
गणित में बराबर, किसी संबंध का बराबर होना, यह स्वतुल्य संबंध है। क्यों? जरा सोचिए, अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बराबर है तो क्या पहली वस्तु दूसरी की बराबर नहीं होगा? जैसे समांतर का संबंध है, अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के, ये मान लीजिए L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो अगर मैं कहूं L1 L2 के समांतर है तो सीधी सी बात है L2 L1 के भी समांतर होगा। तो इस तरीके के संबंध जिनमें खुद का खुद से बनाया जा सकता है वो सारे के सारे संबंध स्वतुल्य कहे जाते हैं। दूसरा संबंध है सममित संबंध। इसको हिंदी में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। परिभाषा के हिसाब से देखें तो समुच्चय ए में कोई संबंध R सममित संबंध कहलाता है यदि X संबंधित हो Y से, और ये तभी पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज दैट Y इज रिलेटेड टू X। मतलब अगर X Y से संबंधित है तो Y भी X से संबंधित है। इसको मैं लिख देता हूं, अर्थात यदि X Y से संबंधित है तो Y भी X से संबंधित है। यानी जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी तब तक वो संबंध सममित नहीं कहा जाएगा। इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो संबंध दिया हो उसका उल्टा भी उसी संबंध में होना चाहिए। मान लीजिए कोई समुच्चय है A जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। अब अगर इसमें से कोई संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि उसका कोई अवयव 1 2 ले लिया जाए, तो अगर अवयव 1 2 आया है तो इसका सममित होने के लिए इसमें 2 1 का होना जरूरी है। अभी कोई संबंध में ले लूं जिसमें 1 2 आया हो, 3 4 आया हो, तो यह संबंध सममित तभी हो सकता है जब इसमें 2 1 आया होगा और 4 3 आया होगा। यानी जो भी अवयव आया हो उसका उल्टा होना जरूरी है। अगर एक भी उल्टा नहीं मिला तो उसको हम सममित संबंध नहीं बोलेंगे। इसमें अगर इस तरीके वाले जो स्वतुल्य वाले आते हैं 1 1 2 2, ये सब भी सममित होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 ही हुआ, 2 2 का उल्टा 2 2 ही हुआ। लेकिन स्वतुल्य की बाउंडेशन क्या थी कि इसके सारे एलिमेंट स्वयं से संबंधित होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसके सारे एलिमेंट खुद से संबंधित होने चाहिए। इनके अलावा कोई और भी एलिमेंट अगर आ जाए अदर तो चलेगा। जैसे 1 2 आ गया तो अब यह सममित तभी होगा जब 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। स्वतुल्य और सममित में सिर्फ इतना ही अंतर है कि स्वतुल्य में जो एलिमेंट लिए जाएं वो सारे एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, लेकिन सममित में एक का उल्टा मिल जाए, 2 का उल्टा मिल जाए या सारे का उल्टा मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क सिर्फ हमको क्या देखना है कि जितने एलिमेंट दिए हुए हों सबका उल्टा होना जरूरी है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो इसका मतलब कि वो संबंध सममित नहीं हो पाएगा। तीसरा है संक्रामक संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई संबंध R संक्रामक कहलाता है
यदि x संबंधित हो y से तथा y संबंधित हो z से, दिस इंप्लाइज, तो आवश्यक है कि x संबंधित होना चाहिए z से, जहां x y z अवयव हैं समुच्चय A के। यानी कि अगर कोई संबंध इस तरीके से दिया है कि पहला दूसरे से संबंधित है और दूसरा यानी जहां पे वो खत्म हुआ उसी से शुरू होने वाला दूसरा किसी तीसरे से संबंधित है, तो ये संबंध संक्रमक तभी बोला जाएगा जब इसका पहला और इसका आखिरी भी उसी संबंध से संबंधित होने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय A है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। अब इसमें से मैं कोई संबंध लेता हूं, जैसे मैंने कोई एक अवयव ले लिया 1 2। अब इस संबंध को वेरीफाई करने के लिए दूसरा एलिमेंट इसके सेकंड वाले पार्ट से शुरू होना चाहिए। मैंने अगर 1 2 लिया तो दूसरा जो है वो 2 से शुरू होना चाहिए। 2 से शुरू होने का मतलब ये 2 3 होगा। अब अगर 1 2 है और 2 3 है मतलब एक्स वाई है और वाई जेड है, तो एक्स जेड का होना जरूरी है। एक्स जेड का मतलब इसका पहला और इसका आखिरी, यानी अगर इसमें 1 और 3 नहीं है तो ये संबंध संक्रमक नहीं होगा। यानी इसके संक्रमक होने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। मैं कोई एक और उदाहरण देखता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट आ गया 4 1, तो अब दूसरा जो होना चाहिए वो 1 से शुरू होना चाहिए। अब 1 से शुरू होने वाला मान लीजिए 1 3 आ गया, तो अब तीसरा जरूरी है कि इसका पहला और इसका तीसरा हो। यानी कि 4 और 3 जब तक इसमें नहीं होगा तब तक यह संबंध संक्रमक नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। कभी कभी ऐसे आ जाते हैं डबलेट वाले, यानी स्वयं से संबंधित वाले। 1 1 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा मुझे 1 से स्टार्ट होने वाला चाहिए। अगर इसमें कोई और ना होता, कोई और ना होने का मतलब 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, अभी ये संबंध है, तो इसको हम संक्रमक मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि पहला एलिमेंट एक्स वाई होता है, ये 1 1 यानी कि ये x हो गया और ये y हो गया। दूसरा मुझे y से यानी कि 1 से शुरू होने वाला चाहिए, और इस पूरे में ढूंढ डालिए 1 से शुरू होने वाला यही है, तो ये y हो गया और z भी 1 हो गया। यानी कि एक्स वाई भी यही है, वाई जेड भी यही है, और फिर एक्स जेड, एक्स भी 1 और जेड भी 1, यानी एक्स जेड भी वही है। मतलब ये तीनों कंडीशन ये स्वयं वाले अपने आप प्रूव कर देते हैं। तो ये जो स्वयं वाले होते हैं ये सममित और संक्रमक जरूर होते हैं, लेकिन स्वतुल्य तब होते हैं जब उसके सारे मिल जाएं। जैसे अगर मैं इतना ही लिखा रहने दूं तो ये जो संबंध है ये संक्रमक है, इससे पहले जो पढ़ा सममित भी है, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसमें अभी 4 4 की कमी है। अगर मैं इसमें 4 4 भी पूरा कर दूं तो ये सममित भी हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा और संक्रमक भी हो जाएगा। कई बार ऐसी भी पोजीशन आती है, ऐसे लिखा हो 1 2 लिखा हो और इसके बाद 3 4 लिखा हो। अब पूछ बैठे कि ये संक्रमक संबंध है या नहीं, तो जरा देखिए 1 2 है, अब दूसरा मुझे चाहिए 2 से शुरू होने वाला, और इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 2 से शुरू हो। तो जब मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं इसको देखूंगा ही नहीं, मतलब तब मुझे इन दोनों की भी जरूरत नहीं है। तो यहां पे 1 2 है, चूंकि 2 से शुरू होने वाला दूसरा है नहीं, इसलिए मैं वो नहीं देखूंगा और इसको ऐसे ही मान लूंगा कि यह संक्रमक है। इसी तरीके से 3 और 4 में, तो 3 और 4 है, अब दूसरा मुझे चाहिए 4 से शुरू होने वाला, और 4 से शुरू होने वाला भी इसमें कोई नहीं है। तो जब ये है और ये नहीं है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसको भी मैं ऐसे ही संक्रमक मान लूंगा। तो ऐसे अगर कभी संबंध मिल जाते हैं जिनमें ये मिल जाए
लेकिन ये न मिले तो भी वो संक्रमक होगा। ध्यान यहां पे बस आपको इतना ही रखना है कि हर संबंध को चेक करने के लिए उसके जितने एलिमेंट दिए हों सारे चेक करेंगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, अन्यथा प्रश्न गलत हो सकता है। इसके बाद चौथा संबंध है तुल्यता संबंध। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, लेकिन इसको दिखाने के लिए 3 संबंध प्रूव करने पड़ते हैं। एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आता है तो वो इसी तुल्यता संबंध से ही पूछा जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, संबंध आर तुल्यता संबंध होगा यदि संबंध आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। मतलब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी होगा जब वो स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रमक भी हो जाए। जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो सममित हैं, स्वतुल्य हैं या संक्रमक हैं। अब मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं और उसमें हम लोगों ने जो ये 4 तरीके के संबंध पढ़े हैं उन चारों को वेरीफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा संबंध उसमें है और कौन सा नहीं है। ये हमारे पास कुछ संबंध लिखे हैं जो समुच्चय ए में परिभाषित हैं। यहां पे समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 हैं और इसमें संबंध R1 R2 R3 R4 R5 और R6 इनके ये अवयव लिखे हैं। अब इन सब को हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्वतुल्य, सममित, संक्रमक या तुल्यता संबंध है। मुझे हर संबंध में ये चारों चेक करके बताना है और इतना करने के साथ ही आप सीख जाओगे कि इन चारों का रिजल्ट कैसे आता है। तो सबसे पहले मैं पहले संबंध की बात करूंगा, स्वतुल्य है। मैंने स्वतुल्य में क्या बताया कि कोई संबंध स्वतुल्य तभी होता है जब उसके सारे अवयव खुद से संबंधित हों। तो जरा चेक कर डालिए सब में से कौन कौन से स्वतुल्य हैं। तो यहां 4 अवयव दिए हैं और देखिए चारों के चारों अवयव खुद से संबंधित हैं, मतलब ये वाला संबंध स्वतुल्य है। अब इसको देखिए, इसमें 3 तो हैं बट 1-1 नहीं है, तो 1-1 न होने की वजह से ये वाला संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। यहां पे एक भी अवयव खुद से संबंधित नहीं है तो ये भी स्वतुल्य नहीं हुआ। यहां भी कोई अवयव संबंधित नहीं है तो ये भी स्वतुल्य नहीं हुआ। यहां पे 3 अवयव तो हैं लेकिन 1-1 की कमी है, मतलब ये भी स्वतुल्य नहीं हुआ। यहां देखिए 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, लेकिन कुछ और दिया है। और मैंने क्या सिखाया था, मुझे सबके अवयव चाहिए खुद से संबंधित, पर और से मुझे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। अब हम बात करते हैं सममित की। सममित में मैंने आपको क्या सिखाया, जो एलिमेंट लूं यानी जो अवयव लूं मुझे उसका उल्टा होना चाहिए। तो 1-1 का उल्टा 1-1 ही होता है, मतलब ये है। 2-2 भी है, 2-2 का उल्टा वही, 3-3 का उल्टा वही, 4-4 का उल्टा वही, मतलब ये संबंध सममित हुआ। इसकी मैं बात करूं तो 2-2 का उल्टा 2-2 ही होगा, 3-3 का उल्टा 3-3 होगा, 4-4 का उल्टा 4-4 होगा, मतलब ये भी सममित है। 1-2 का उल्टा 2-1 होता है और इसमें देखिए 2-1 नहीं दिया है, मतलब ये सममित नहीं है। 1-2 का उल्टा 2-1 दिया है, मतलब ये सममित है। 2-2 3-3 4-4 इतने तो सममित हुए, बट 1-2 का उल्टा 2-1 और इसमें 2-1 नहीं है, मतलब इसी की वजह से पकड़ गया, ये सममित नहीं है। यहां मैं बात करूं तो ये जितने स्वयं से संबंधित है ये तो सममित होते ही है। अब 1-3 का उल्टा 3-1 है और 3-1 का 1-3 है, 1-4 का उल्टा 4-1 है और 4-1 का 1-4 है, मतलब ये भी संबंध सममित है।
संक्रमक में मुझे 3 देखने होते हैं। मैंने क्या बताया था, जितने ये स्वयं वाले होते हैं ये संक्रमक भी रहते हैं। मतलब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये संक्रमक तो जरूर होगा। बट यहां 2 2 भी संक्रमक है, क्योंकि ए बी बी सी सी ए तीनों का एक ही व्यक्ति काम कर देगा। तीनों डबलेट वाले हैं और जितने डबलेट वाले होते हैं वो सारे होते हैं। बस सिर्फ स्वतुल्य में चेक करना पड़ता है कि उसमें सारे एलिमेंट हैं कि नहीं हैं, बाकी वो सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा। अब यहां पर देखिए 1 2 है, अब दूसरा मुझे 2 से शुरू होने वाला चाहिए, 2 3 भी है, तो तीसरा मुझे ऐसा चाहिए जो ये पहला और इसका लास्ट बनाता हो, यानी 1 3, और 1 3 इसमें नहीं है, मतलब ये संबंध संक्रमक नहीं हुआ। यहां पे देखिए 1 2 है, दूसरा 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, तो अब तीसरा 1 1 होना चाहिए, और 1 1 नहीं है, मतलब ये भी संक्रमक नहीं है। 2 2 3 3 4 4 तो संक्रमक होंगे। 1 2 है, दूसरा 2 से शुरू होने वाला, और 2 से शुरू होने वाला ये है 2 2, तो तीसरा मुझे उसका पहला और इसका तीसरा यानी 1 2 चाहिए, और 1 2 भी है, मतलब ये संबंध संक्रमक है। यहां पे ये चारों तो ठीक है, बस यहां से चेक करना है। 1 3 है, 3 1 है, तो मुझे 1 1 चाहिए, मौजूद है। 3 1 है, 1 4 है, तो अब मुझे 3 4 चाहिए, और 3 4 इसमें कहीं नहीं दिया है, मतलब ये संबंध संक्रमक नहीं है। तुल्यता का फंडा क्या है? तीनों संबंध परिभाषित होने चाहिए। तो ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, मतलब ये तुल्यता संबंध हुआ। सममित है, संक्रमक है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है, और तुल्यता के लिए तीनों होने चाहिए, मतलब ये सारे के सारे संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो इतने संबंधों में से सिर्फ एक संबंध ऐसा आया जो तुल्यता संबंध है। संबंध को पहचानना बहुत आसान होता है, बस उसकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में बस इतना जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है, संबंध के प्रकार, सिर्फ इतना ही है। इनसे रिलेटेड यानी आपको अपनी किताब की पहली एक्सरसाइज लगाना है। अगर उसके सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है आपको, तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका हल पर वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं जरूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं, अगला मैं वीडियो इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो बोर्ड परीक्षा 2020-21 या और उसके आगे पूछे जाएंगे, उन पर वीडियो लेके आऊंगा। पर अगली वीडियो डिपेंड करेगी आपके कमेंट और लाइक पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्दी नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।